2-3 कैदियों ने जबरदस्ती इसके जिस्म पर साबुन मल कर इसे नहला दिया। 2-3 ने इसके बदन पर तेल की मालिश कर दी। ये सब लोग वो थे जो इसे कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझकर इसकी सेवा में जुटे हुए थे। इसे जिस बैरक में रखा गया था वहां ज्यादा दफा 302 के हवालाती थे जो कत्ल के इल्जाम में जेल आए हुए थे। हनीफ खान की खुशकिस्मती थी कि जिस शख्स के दिमाग पर सबसे पहले इसके साईं बाबा होने का भूत सवार हुआ और इसने हनीफ खान की टहल सेवा शुरू की तो वो 1 हफ्ते बाद ही मुकदमे में बरी हो गया, जिसे इसने खालिस्तान साईं जी की दुआओं का करिश्मा जाना। इसने सारी बैरक को बता दिया था कि अगर उन्होंने बरी होना है तो बाबा शरीफ साईं की खिदमत करें, और वहाँ इसकी खिदमत करने के लिए हवालातियों ने एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दिया था। इन लोगों ने हनीफ खान के कपड़े तब्दील करवा दिए। इसके लिए 3 नए जोड़े सिलकर आ गए थे। वो इन मुल्ज़िमों को दिन रात गालियां निकालता, धक्के देता और एक आध को थप्पड़ भी रसीद कर देता, लेकिन ये लोग इसकी गालियों को, मार को भी अतिया खुदाबंदी जानकर कबूल कर लेते। वो इसे भी बाबा जी की कोई अदा समझते और यही गुमान करते कि बाबा जी इन पर मेहरबान होने वाले हैं। बाबा शरीफ साईं की अब जेल के मुलाजिमीन भी इज्जत करने लगे थे और अक्सर अपनी तरक्की के लिए इससे दुआ की इल्तिजा करते थे। जवाब में बाबा शरीफ साईं उन्हें माँ बहन की गालियां देता, जिसका मतलब यही लेते कि साईं जी ने इनकी बात मान ली है और अब इनका काम हो जाएगा। हनीफ खान दिल ही दिल में अपनी इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था। उसका हुलिया गो के बहुत बदल चुका था, लेकिन एक खौफ इसे हमेशा दामनगीर रहा कि कहीं कोई इसे पहचान न ले। एक रोज बिलाखिर इसकी बप्ता रंग ले आई थी, जब जेल खाना जात के आईजी साहब ने गैर मुल्की वफद के साथ जेल का दौरा किया और मामूली जराइम में जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ। तो आईजी साहब ने 4 माह से जेल में बंद इस बेगुनाह और पागल शख्स की रिहाई के अहकामात भी जारी करवा दिए थे। करीबन 7 माह की जान तोड़ अजियतें बर्दाश्त करने के बाद वो बिलाखिर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया था। जेल से बाहर आते ही इसने फिर पागलों की सी हरकत शुरू कर दी और नाचने लगा। नाचते नाचते वो अचानक भाग खड़ा हुआ और 2-3 मील तक भागता चला गया। जब इसे इत्मीनान हो गया कि कोई इसे देख नहीं रहा तो अपनी नॉर्मल हालत पर वापस लौट आया। अपने घर तक पहुंचने के लिए इसने बड़ा तवील रास्ता इख्तियार किया था। सुबह का जेल से निकला वो शाम ढलने पर घर पहुंचा था, लेकिन घर के दरवाजे पर कुछ अजनबी लोग देखकर वो ठटक गया। शायद ये नज़ीरे के कोई मिलने वाले होंगे, इसने सोचा और इत्मीनान से इनके नज़दीक पहुंच गया। क्या बात है बाबा जी, इनमें से एक ने इसकी लंबी दाढ़ी और हुलिये को देखकर कहा। यहाँ नज़ीर नामी एक नौजवान रहता था। इसने पूछा, पिछले 5 माह से तो हम यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले कोई और किराएदार था, लेकिन नज़ीर तो नहीं। वो तो कई मीर साहब थे। बाबा जी आप नाम तो नहीं भूल गए, इस नौजवान ने कहा। हनीफ खान को धचका सा लगा। इसका मतलब ये था कि नज़ीरा अपनी जान बचाकर भाग गया है, लेकिन सुगरा वो कहाँ गई? इसने मोहल्ले वालों से पूछना मुनासिब न समझा और नज़दीकी चाय के होटल की तरफ चला गया। क्या हाल है भाई सिद्दीक, क्या बात है, बड़े सूफी बन गए हो भाई? जब से इस इलाके से गए हो इस तरफ का चक्कर भी नहीं लगाया, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे? चाय के होटल के मालिक ने इसे पहचानते हुए कहा। नहीं गुलाम अली यार, बस अब जिंदगी ही ऐसी हो गई है। जब से बाबा जी की बात हुई है कहीं जाना ही नहीं होता, इसने गुलाम अली की बात का भरम रखते हुए कहा। हनीफ खान ने यहाँ से चाय पी तो होटल के मालिक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसके पास जेल में मिलने वाले नजरानों से कुछ पैसे अभी तक बाकी थे जो इसने संभाल कर रखे हुए थे। गुलाम अली का शुक्रिया अदा करके वो बाहर आ गए। ऐन मुमकिन है नज़ीरे ने इसकी गिरफ्तारी से खौफजदा होकर राह फरार इख्तियार कर ली हो और इसकी बीवी भी अपने मैके शमशीर नगर वापस लौट गई हो, क्योंकि नज़ीर को यही गुमान होगा कि जब पुलिस हनीफ खान पर तशद्दुद करेगी तो इसका नाम भी ले देगा। तब हनीफ खान ने भी यही सोचा था और यही सोच के वो अपने गांव की तरफ जा रहा था। इसने अपने घर जाने के बजाय नंबरदार अहमद दीन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। हनीफ खान, ओए तू कहाँ चला गया था यार? इतना लंबा इंतज़ार करवाया तूने, तू कितना जालिम निकला, हमें खबर तक न दी तूने। दरवाजे से बाहर आकर फेरोज इसके साथ यूं बगलगीर हुआ था जैसे पिछले कई जन्मों से इसका मुंतजिर रहा हो। क्या हाल है घर बार का? इसने छुटते ही सवाल किया। सब ठीक है, हालात बेहतर हो गए हैं हनीफ खान। सरदार सुलह के लिए तैयार हैं और फजल शाह तू सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। फजल शाह से कुदरत ने खुद इंतकाम ले लिया है। इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं हनीफ खान, वो जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। फेरोज उसे बेकरारी से एक एक तफसील बताता चला, लेकिन जो वो सुनना चाहता था वो बात फेरोज की जुबान पर ना आ सकी, ना ही मामा नजर मोहम्मद।
जो थोड़ी देर बाद वहां आ गया था, ना इसने कही सुगरा यहाँ नहीं थी, कहाँ गई। इसकी सुगरा इसे अपने दिल की धड़कन रुकने का एहसास हुआ। चाचा अहमद दीन ने नुकड़े की तरफ आदमी भेज दिया था, जिसने बड़ी मिन्नत समाजित की थी कि जब भी हनीफ खान आए वो इसे जरूर मिलाएं। रात ढलने तक नुकड़ा भी वहां आ गया। इसका रुआ रुआ हनीफ खान का एहसान मंद था, लेकिन हनीफ आलमे होश में था ही कहाँ। इसकी हालत जख्मी चीते की तरह थी, जिसे किसी शिकारी ने गहरी जरब लगाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। सुगरा की जुदाई के गम ने इसको बाउला कर दिया था। वो जानता था कि सुगरा खुद कहीं नहीं जा सकती थी। जरूर इस मूजी नजीरे ने ही इसके साथ कोई घिनौना खेल खेला है, और ऐन मुमकिन है इसे जुर्मो गुनाह की दुनिया में धकेल दिया हो। इससे आगे सोचने की इसमें सकत नहीं थी। इसकी सोचें मुंजमद होकर रह गई थी। नजीरे को वो कहाँ तलाश करे। इस सवाल का इसे बार बार एक ही जवाब मिल रहा था कि वो किसी शहर के किसी न किसी बाजार हुस्न में जरूर मिलेगा। उसे इस गंदे काम का ऐसा चस्का लग गया था कि अब इसके लिए इससे निजात हासिल करना मुमकिन नहीं रहा था। हनीफ खान ने आखिरी मर्तबा जी भर कर अपने बेटे को देखा और चुपचाप वहां से निकल गया। इसे अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं था। हर दफा जब वो अपने गांव से वापस जाता तो पहले से प्लान कर वो रास्ते पर ही सफर किया करता था, लेकिन आज न जाने क्यों इसने तमाम एहतियातें बालाए ताक रख दी थी। फेरोज ने जबरदस्ती उसे कुछ रुपए दे दिए थे कि वक्त आने पर वापस लौटा दे। इसने भी नजर मोहम्मद की तरह इसकी बहुत मिन्नत समाजित की थी कि हनीफ खान पुलिस के सामने पेश हो जाए। इसने हनीफ खान से कहा था कि फजल शाह कुदरत के इंतकाम की गिरफ्त में आ चुका है। इसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। नजर मोहम्मद ने इसे बताया था कि इस खानदान में ज्यादा लोग इस बीमारी से मरते हैं या अयाशी तबाह दरिंदे अपनी हैवानी तस्कीन के लिए सोने चांदी के कुश्ते खाते हैं, और इनके गुर्दे जो पहले ही शराब के बेतहाशा इस्तेमाल और जनाकारी से खस्ता हाल हो चुके होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह फजल शाह का बाप मरा था और इस बीमारी ने इसके दादा की जान ली थी। नजर मोहम्मद ने कहा था अगर रियासत शाह गोली से न मारा जाता तो इस बीमारी से मरता। ऐन मुमकिन था कि जिस तरह कुदरत ने हालात को इसके हक में हमवार किया था, हनीफ खान पेश हो जाते, क्योंकि अब फजल शाह की बीमारी के बाद इस इलाके की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत सरदार थे। सरदारों को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि हनीफ खान की दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती इनके लिए बेहतर हो सकती है। पलवाल की तरफ से नजर मोहम्मद तक पैगाम भी पहुंच चुका था, और इसकी तरफ से इशारा होने पर इलाके के 3 मुअज़्ज़िज़ीन ने अपनी जमानत पर दोनों की मुलाकात का एहतमाम भी करने का वादा किया हुआ था। लेकिन हनीफ खान को इस वक्त सिवाय सुगरा के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर नजीरे ने इसका माल खाया होता तो वो इसे माफ कर देता, क्योंकि रातों रात दौलत हासिल कर लेना इसके लिए कोई मसला नहीं रहा था। इसने तो हनीफ खान को जिंदा दरगोर कर दिया था। वो अपनी अगली जिंदगी सुगरा के बगैर बसर करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वफा की इस देवी ने मौत की धार पर चलते हुए इसका साथ निभाया था। इसकी जान पर जो भी अजाब आया हो, इसका सबब हनीफ खान ही था। वो खुद नजीरे से नहीं मिली थी। ये हनीफ खान था जिसने नजीरे का तारुफ इससे काबिले एतमाद साथी की हैसियत से करवाया था। खुदा जाने वो कहाँ थी, लेकिन अगर वो जिंदा था तो इसे यहाँ होना चाहिए था, हनीफ खान के पास। मामा, अपनी बीवी के बगैर अपने घर जाते हुए मैं क्या अच्छा लगूंगा? क्या जवाब दूंगा बिरादरी को जब वो पूछेंगे सुगरा कहाँ है? क्या बताऊंगा उन्हें? क्या तुम्हारी गैरत बर्दाश्त कर लेगी? नहीं मामा, मैं नामर्द होकर एक लम्हे के लिए भी नहीं जी सकता। मैं सुगरा को ढूंढ कर लाऊंगा, नहीं तो खुद भी वापस नहीं लौटूंगा। ये थी वो आखिरी बात जो इसने रवानगी से पहले कही थी। इसकी इन बातों का नजर मोहम्मद या अहमद दीन के पास कोई जवाब नहीं था। अहमद दीन ने इससे कहा था कि वो अकेला सुगरा को कहाँ ढूंढने जाएगा, अपने साथ ही किसी को ले जाए, लेकिन इसने ये पेशकश भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। मेरे बाप ने मुझे सारी जिंदगी अकेले अपनी जंग लड़ना सिखाया है चाचा। ये मेरी लड़ाई है, मुझे ही को लड़नी होगी, कोई और दरमियान में क्यों आए? इसने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। फेरोज, तुमने जिस तरह मेरा घर बार संभाला है, अगर जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। बस मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करना कि मेरे बेटे को अपने बाप दादा के रास्ते पर न चलने देना। इसे तालीम दिलाना मेरी ख्वाहिश है कि वो अच्छा इंसान बने। और वो चला गया। हनीफ खान ने 1.5 साल मुल्क के हर बाजार हुस्न की खाक छानने में गुजार दिया। इस दरमियान इसे 2 मरतबा सिर्फ इस बात का इल्म हुआ कि नज़ीरा मोची फलां जगह देखा गया है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। उसने अपने घर वालों से कोई राब्ता तो नहीं किया, लेकिन अपने घरेलू हालात से बेखबर भी नहीं रहा। इसकी रवानगी के 2 माह बाद ही फजल शाह गुर्दे फेल होने से मर गया था।
अब शाहपुर में सरदारी फिर से रियासत शाह की तीसरी बीवी के पहलू के बेटे आमिल शाह के हाथ आ गई थी। लेकिन आमिल शाह को सबसे ज्यादा औरतों और शराब में दिलचस्पी थी। अभी तक इसने इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान या फैसला नहीं किया था। अपने बेटे को देखने के लिए इसका दिल कभी बेख्तियार मचलता, लेकिन वो बादल नखास्ता अपनी इस ख्वाहिश को दबाए रखता है। सुगरा के गायब होने के बाद से उसे खुद से, अपने पेशे से नफरत सी हो गई थी। वो चाहता था कि इसका मनहूस साया इसके बेटे पर न पड़े, ताकि वो अलग किस्म के माहौल ही में परवरिश पाए। उसने ज़ेरे ज़मीन दुनिया में रवाबत बना लिए थे। अब इसे एक और आसान धंधा मिल गया था, वो माल इधर से उधर ले जाना। अपना हिस्सा वसूल करता और गायब हो जाता। कभी एक जगह वो टिक कर नहीं बैठा था। अपनी सुगरा को ढूंढने के लिए इसने बड़े कोठों की खाक छानी थी। आज भी वो मुल्क के दूसरे बड़े शहरों के काबा खाने में एक दलाल के साथ जा रहा था। एक नीम रोशन कमरे में लड़कियों को बिकाऊ माल की तरह कतार में बिठाया गया था, जब अचानक एक चेहरे पर इसकी नज़र जमकर रह गई। उसे याद आ रहा था कि ये चेहरा इसका शनासा है। वो ज़रूर इससे कहीं मिल चुका था, लेकिन कहाँ? ये उसे याद नहीं आ रहा था। वो लड़की, इसने किसी फितरी अमल के ताबे इस लड़की की तरफ इशारा कर दिया। वो अपना यार है, खुश कर देना इसे मामूली आदमी नहीं। दलाल ने इसी औरत की तरफ देख कर आंख दबाई। औरत चुपचाप इसके साथ मुल्हिका मकान के इस कमरे में आ गई, जहां इसे मामूल के मुताबिक लाया जाना था। तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ खान ने तन्हाई पाते ही इससे दरियाफ्त किया। छोड़ो हनीफ खान नाम में क्या रखा है, तुम्हारी बीवी का भी कोई नाम था, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपने पैसे पूरे करो। हनीफ खान को ऐसा लगा जैसे अचानक इसने बिजली के नंगे तारों को छेड़ लिया हो। एक जोरदार झटके ने उसे एकदम से भूली कहानी याद दिला दी थी। ये शरीफा थी, वही औरत जिसे नज़ीरा अपनी बीवी बनाकर लाया था और जिसे इसने हनीफ खान की तवक्कुआत के मुताबिक बाज़ार हुसन में फ़रोख्त कर दिया था। कहाँ है सुगरा? इसने वहशियाना अंदाज से शरीफा का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए इसे इतनी ज़ोर से झंझोड़ा कि शरीफा की आंखें उबल पड़ी। इस पर खांसी का दौरा पड़ गया था। करीबन 1 मिनट इसे अपनी हालत को नॉर्मल करने में लगा, जिसके बाद इसने 2-4 लंबे सांस लिए और हनीफ खान की तरफ बड़ी बेबसी से देखा। मार डालो मुझे, मैं तो यूं भी जिंदा नहीं हूँ। अगर तुम ये समझते हो कि जिस्म की ज़िंदगी को जिंदा रहना कहते हैं तो ठीक है, लेकिन इससे तुम सुगरा को नहीं मिल सकोगे। हनीफे सुगरा से मिलने के लिए मुझे नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। वो मेरे जैसी फाहिशा और बेगैरत औरत नहीं थी। वो अपने घर से किसी यार के साथ भाग कर नहीं आई थी, इसीलिए तो मर गई। इसने तो इस बाजार में आने के 7-8 रोज बाद ही तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी थी। लेकिन तुम इसे जरूर मार डालो, जिसने मेरी जैसी जाने कितनी लड़कियों को वरगला कर आज जिस्म फरोश फाहिशाएं बना डाला है। हनीफे, तेरी गैरत को किसी और ने नहीं, तेरे यार नज़ीर मोची ने दाव पर लगाया था। वो इसे भी इस कोठे पर फरोख्त करने लाया था। मैं तो इसे कभी ना पहचान पाती, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम लेकर और चीख कर कहा करती थी कि नज़ीरे हनीफ खान मेरा बदला लेगा, तो मुझे इल्म हुआ कि वो कौन है। इसका सांस जोर से चल रहा था। एक लम्हे के लिए रुक कर इसने अपनी हालत पर काबू पाया और बोली, हनीफ खान, मुझे सुगरा ने बताया था कि वो मूजी इसे तुम्हारी पुलिस के हाथों गिरफ्तारी की खबर सुनाकर बौखलाई हुई हालत में घर से बाहर ले आया था। इसने सुगरा से यही कहा था कि वो इसे गांव पहुंचा देगा, लेकिन फौरन गांव जाना खतरे से खाली नहीं। फिर वो सुगरा को अपनी एक रिश्तेदार औरत के घर ले आया। तुम जान सकते हो कि ये औरत कौन हो सकती है? इस बाजार की मशहूर नायिका रखी भाई। मर गई हरामजादी, इसके जिस्म से ऐसे बदबू के भभोके उठ रहे थे और घर वालों ने उठाकर खैराती अस्पताल में फेंक दिया। वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। उसे मौका मिला तो वो मकान की छत से कूद कर मर गई। किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। इन लोगों ने पुलिस को दे दिलाकर मामला ख़त्म कर दिया। खुदा जाने इस बेचारी को कफन भी नसीब हुआ या नहीं, खुदा जाने। जैसे जैसे वो बोल रही थी, हनीफ खान को अपने दिल में तेज धार भाला उतरने का एहसास हो रहा था। इसे यूं लगा जैसे किसी नादीदा ताकत ने इसे अंदर से काटना शुरू कर दिया है। इसके हलक में एक फांद सी अटक कर रह गई। इसे एहसास भी ना हो सका कि इसकी आंखों ने अचानक ही आंसुओं के दरिया बहा दिए हैं। इसकी दाढ़ी इन आंसुओं से भीगी चली थी। हनीफ खान यहाँ से ना जाना, वो ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल या किसी और दिन। वो यहाँ अक्सर आता रहता है, कभी 1-2 रात अयाशी करने और कभी कोई नया शिकार इसको सौंप। हनीफ खान, इसे मार डाल, तू इसे मेरे सामने लुटा कर मेरे हाथ में टोका दे देना। हनीफ खान, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, इसके टुकड़े अपने हाथों से करने देना। मुझे अपने हाथों से वो सिसकियाँ लेने लगी।
होश कर शरीफा, अगर तू वाकई मरने से पहले कुछ लम्हों का सुकून चाहती है तो खुद को बिल्कुल नॉर्मल कर ले। तेरी किसी हरकत पर यहाँ किसी को शक नहीं होना चाहिए। यही एक सूरत है जिससे तेरे और मेरे कलेजे में भड़कती आग ठंडी हो सकती है, वरना तू भी मेरी तरह सिसक सिसक कर मर जाएगी। शरीफा ने इसकी बात फौरन समझ ली थी। यही वजह थी कि वह चंद मिनट बाद ही नॉर्मल हो गई। सारी रात वो इसे कुरेद कुरेद कर सुगरा की बातें पूछता रहा। शरीफा ने अपनी दानिश में इसे एक एक लम्हे की कहानी सुना दी थी। अली सुबह वो इससे अलग होकर अपने ठिकाने पर आ गया। 10 दिन तक इसने सुगरा की कब्र का पता लगवाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपना लिया, लेकिन इससे आगे उसे किसी बात का इल्म न हो सका कि एक औरत ने छलांग लगाकर खुदकुशी की थी, जिसकी लाश कारपोरेशन वाले दफन करने के लिए ले गए थे। अगले रोज वो अपनी जान हथेली पर रखकर कारपोरेशन के दफ्तर जा पहुंचा। इसने बड़ी होशियारी से इस क्लर्क का पता लगाया जो अपने रजिस्टर में ऐसी लाशों का इंदराज किया करता है। शाम ढले जब इसने मरियल से क्लर्क के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अजनबी को अपने सामने देखकर, जिसकी आंखों में खून तैर रहा था, इसका दिल डूबने लगा। घबराओ नहीं, ये लो। ये कहते हुए इसने क्लर्क के सामने इसकी 2-3 साल की तनख्वाहों से ज्यादा मालियत के करेंसी नोट फेंक दिए थे। इसने अंदाजे से वो पता जो इसे शरीफा ने समझाया था बताकर क्लर्क से सिर्फ ये पूछा कि इस गुमनाम लाश को दफनाया गया था, वो जिसने खुदकुशी की थी। क्लर्क को अचानक जैसे भूली हुई दास्तान याद आ गई। इसके साथ ही इसे ये शख्स गधा दिखाई दिया जिसने महज इतनी सी जायज बात पूछने के लिए इसके सामने इतने नोट फेंक दिए थे। बड़े कब्रिस्तान में भाई मैं खुद गया था। अभी 1.5 साल की तो बात है, मैं इसकी निशानदेही कर सकता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? जवाब में इसे हनीफ खान ने ऐसी नजरों से देखा कि बेचारा सहम कर रह गया। मेरा मतलब है भाई साहब, इतनी सी बात पूछने के लिए इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? क्लर्क को और तो कुछ न सूझा, इसने यही कुछ कहकर अपनी जान छुड़ाना चाहिए। नहीं, तुम पैसे रखो और ये पैसे तुम्हें जुबान बंद रखने के लिए दे रहा हूँ। खबरदार, अगर जिंदगी में कभी भूले से भी तुम्हारी जुबान पर यह लफ्ज आए कि किसी ने तुमसे इस कब्र के बारे में दरियाफ्त किया था। हनीफ खान ने उसे अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा। ठीक है, क्लर्क की गुग्गी बंद गई थी। खुदा जाने वो किसकी कब्र थी जिसकी इसने निशानदेही की थी, लेकिन हनीफ खान इसकी कब्र से लिपट कर घंटों रोता रहा। इसने अगला सारा दिन वहीं गुजारा था। अपनी आंखों के सामने कब्र की 4 दीवारी बनवाई, क्योंकि और 10-12 रोज तक इसका नाम निशान मिटने वाला था। अपने खानदानी रिवाज के मुताबिक इसने कब्र पर सुगरा के नाम की तख्ती लगवाई और सारी रात इसके सिराने पागलों की तरह बैठा रहा। अब इस पर दीवानगी तारी रहने लगी थी। इसने इसी बाजार में मुस्तकिल अड्डा जमा लिया था। अपने मुस्तकिल ठिकाने की इसने अगले ही रोज शरीफा को निशानदेही कर दी थी, जिसने खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहा था कि वह जैसे ही नजीरे की तरह पाएगी अपनी जान पर खेल कर उसे मुत्तला करेगी। नजीरे का इंतजार करते इसकी आंखें पथरा गई। इसे यहाँ क़याम पजीर हुए करीबन 40 दिन होने को आ रहे थे। इसी दरमियान इसने सुगरा की कब्र पर फातिहा पढ़ने में एक दिन भी नाकाम नहीं किया था। 41वें रोज इसकी मुराद बर आई जब बाजार में डॉक्टर की दुकान से दवाई लेने के बहाने शरीफा एक और लड़की के साथ है। इस दुकान पर करीबन रोजाना हनीफ खान चक्कर लगाया करता था। लड़की को दवाई वाली लाइन में लगाकर इसने जब हनीफ खान को यह खुशखबरी सुनाई तो इसका दिल इतना जोर से धड़का जैसे अभी जान का पिंजरा तोड़कर बाहर आन गिरेगा। जिंदगी में इतना किसी बात का इंतजार इसने नहीं किया था। वो तो न जाने कब से इस साअत सईद का मुंतजिर था। इस गंदे बाजार के कोने में किराए पर लिए हुए एक टूटे फूटे कमरे के कोने में रखी गंदी सी रजाई से इसने क्लाशनकोफ निकाल कर और इसे अपने बाजू के नीचे दबाकर ऊपर से बड़ी सी गर्म चादर इस तरह ओढ़ ली कि वो अब इसके जिस्म का हिस्सा ही दिखाई दे रही थी। कमरे के कोने में धरे प्लास्टिक के कैन को इसने खोल कर देखा। पेट्रोल की पूरी मिकदार इसमें मौजूद थी। वो रोजाना जितना पेट्रोल कम होता है इतना इसमें डाल देता। आज इस पर एक अजीब सा नशा तारी हो गया था। इसने दूसरे हाथ से कैन उठाया और इत्मीनान से अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। सूरज अपना सफर मुकम्मल कर रहा था। शाम के मनहूस साए बाजार में फैले गुनाहों की स्याही में ढल रहे थे। रात की तैयारियां शुरू थी। दुकानें सजने लगी थी, बाजार की रौनक बढ़ने लगी थी। लोग अपने कामों में इस तरह जुट गए थे कि किसी को इस तरफ देखने की मोहलत ही मुयस्सर नहीं थी। हनीफ खान बड़े इत्मीनान से इस मकान तक पहुंचा। इसकी सीढ़ियों के नीचे बनी जगह पर इसने पेट्रोल का कैन आराम से रख दिया और लंबे लंबे डग भरता ऊपर पहुंच गए।
सामने वाले कमरे में एक ढलती उम्र की मोटी जिस्म वाली नायिका और कोठे का दलाल नजीरे के साथ किसी बात पर जोरदार कहकहे लगा रहे थे जब इसने पाँव के जोरदार ठोकर से दरवाजा खोल दिया। तीनों ने किसी बरकी अमल के ताबे अपनी गर्दनें रोबोट की तरह इसकी तरफ घुमाई तो हनीफ खान ने इसकी तरफ क्लाचन कोफ तान रखी थी। हनीफ खान, तुम खुदा जाने सिर्फ ये 3 अल्फाज अदा करने के लिए नजीरे को कितना जोर सर्फ करना पड़ा। हाँ, मैं तुम्हारी मौत, कुत्ते के बिल्ले, तुम मुझसे बचकर कहाँ जा सकते थे। हरामखोर जलील इंसान, तेरा अंजाम इस बाजार की तारीख बन जाएगा। इसकी आंखों से खून और आवाज़ों से कहर बरस रहा था। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई दूसरी बात निकलती, हनीफ खान ने पूरे जोर से लात नायिका की कमर पर रसीद कर दी, जिसने होशियारी दिखाते हुए एक तरफ हटना चाहा था और उसका मुंह दीवार से टकराया और जमीन पर गिरकर चीखने लगी। मेरा कोई कसूर नहीं, दलाल ने हाथ बांध दिए, हट जा। हनीफ खान ने इतने जोर से इसे कहा कि वो लर्ज कर परे हट गए। इसने नजीरे को बंदूक की नोक पर सीढ़ियों की तरफ धकेलता और जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, पूरी कुव्वत से हनीफ खान ने इसकी कमर में लात रसीद की। नजीरा मोची लुढ़कियां खाता सीढ़ियों से बाहर सड़क पर गिर पड़ा। हनीफ खान फरिश्ता अजल बनकर इसके सर पर मौजूद था। इसने जमीन पर गिरे नजीर मोची की टांगों में 2 गोलियां मारी और वो जख्म खोरदा कुत्ते की तरह चीखने लगा। बाजार में शोर मचाती जिंदगी पर मौत के साए मंडलाने लगे। हनीफ खान ने बड़े इत्मीनान से पेट्रोल का टीन बाहर निकाला और इस पर उलट दिए। सारे बाजार पर दहशत तारी थी। लोग खौफजदा होकर कोनों में सिमट गए थे। अभी इसने अपनी जेब से माचिस निकाली थी जब सीढ़ियों से चीखती हुई शरीफा नीचे उतर आई। नहीं हनीफ खान, खुदा के लिए तुम नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था। इसने अपने हाथ में गोश्त काटने वाली छुरी पकड़ रखी थी। हनीफ खान ने खून टपकती आंखों से एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और अपना हाथ रोक लिया, जैसे इसे चंद सेकंड्स की मोहलत देकर इसके एहसानात का बदला चुकाना चाहता हो। शरीफा बिफरी हुई शेरनी की तरह इस पर पल पड़ी। इसने आलम वहशत में इसके जिस्म पर जाने कितने घाव लगा दिए थे, फिर निडाल सी होकर गिर पड़ी। नजीरा ज़िबा होते बकरे की तरह डकराता हुआ इस रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन हनीफ खान को जैसे अपने गिर्द अगिर्द की कुछ खबर ही नहीं थी। इसने कैन का बाकी पेट्रोल इस पर उंडेला और परे हटकर जलती हुई माचिस की तीली इस पर फेंक दी। नजीरे का गुनाह आलूद बदन यूं धमाके से जला था जैसे इसमें बारूद भरा हुआ हो। 1-1.5 मिनट तक इसकी चीखें सुनाई दी, फिर जैसे इसका गला ही बंद हो गया था। ये मंजर इस बाजार की तारीख बन चुका था। कोठे से 5-6 लड़कियां भागकर नीचे आ गई थी, जो दीवाना बार इसके बदन के आलाओं के गिर्द चीखती चिल्लाती नाच रही थी। इन पर दीवानगी का आलम तारी था। नजीरे की चीख के साथ वो ज्यादा तेजी से कहकहे लगाकर चीख चिल्ला रही थी। ये वो बदकिस्मत लड़कियां थी जिन्हें इसने मुख्तलिफ शहरों और देहातों से बरगला कर अगवा किया और अब इन्हें औरत से फाहिशा बना डाला था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर खामोशी तारी हो गई। किसी ने शायद पुलिस को खबर कर दी थी। थाने वालों को जब यकीन हो गया कि अब तमाशा खत्म हो चुका होगा तो वो भागते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन हनीफ खान वहां नहीं था। नीम पागल शरीफा को वो धक्के मारते थाने ले गए। उस रोज रात गए वो आखिरी मर्तबा अपने घर में दाखिल हुआ तो बेख्तियार अपनी नींद में सोए बेटे को सीने से लगाकर चूमता रहा। बस मामा, सुबह मैं पेश हो जाऊंगा, तुमने जो बंदोबस्त करना है कर लो। इसने नजर मोहम्मद से कहा, जो हैरानगी और भीगी आंखों से इसकी तरफ एक टुक देखे जा रहा था। MNA के उम्मीदवार सरदार रशीद और नज़दीकी देहातों के 15-20 मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में SSP के सामने उन्होंने हनीफ खान को पेश कर दिया। 1.5 साल तक मुकदमा चलता रहा। इस पर बेशुमार इल्ज़ामात थे, लेकिन पुलिस मुलाजमीन ने यहाँ भी नाअहली का मुजाहिरा किया और ढंग का केस भी तैयार न कर सके। रियासत शाह के कत्ल का सारा बोझ फजल शाह अपनी जिंदगी में आलमदाद पर डाल गया था। इस केस में वो बरी हो गया। सरदार मुरीद के लवाहिकीन ने इससे सुलह कर ली थी। नजीरे के बेहिमाना कत्ल को वकील सफाई ने जोश इंतकाल में हनीफ खान का इंतकामी इकदाम साबित कर दिया। नजीरे के खिलाफ 10 लड़कियां अदालत में पेश हुई थीं, जिन्होंने इसकी शख्सियत के ऐसे घिनौने पहलू अदालत के सामने पेश किए कि सरकारी वकील के लिए इसके कत्ल की वकालत करना मुश्किल पड़ने लगा। जब ये बेकस और बेबस औरतें जो आज जिंदा दरगोर हो चुकी थी अदालत को चीख चीख कर अपने जिस्मों पर ढाए तशद्दुद के निशानात दिखाती, तो मोहतरम जज साहिबा बेइख्तियार अपनी आंखों पर टिश्यू पेपर रख लेते। उमरदीन और इसके भाई को शदीद जख्म आने के जुराइम में इसे 10 साल कैद बमुशक्कत हो गई। जिस रोज़ वो जेल की तरफ जा रहा था उस रोज़ पहली मरतबा इसकी मर्जी के खिलाफ और इजाज़त के बगैर नज़र मोहम्मद इसके 5 साला बेटे को इसकी एक झलक दिखाने ले आए।
हनीफ खान की आंखें भर आईं। इसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और चुपचाप जेल चला गया। सारी जेल इसके लिए दीदा और दिल फराश राह किए हुए थी, लेकिन वो अब नत्थू खान बदमाश का बेटा नहीं, एक जख्म खुर्दा इंसान था जिसके सीने पर सबसे गहरा घाव इसकी बीवी की मौत का था। सरदार रशीद की मेहरबानियों से इसे 2-3 माह बाद किसी न किसी बहाने पुलिस गार्ड सुगरा और इसके वालिदैन की कब्रों पर ले जाती थी। 3 साल मजीद जिंदा रहकर नज़र मोहम्मद ने जीने का हक अदा कर दिया था। वो हर हफ्ते बाकायदगी से अपनी बेटी की कब्र पर जाता रहा। इसकी मौत पर सरदार रशीद की मेहरबानी से, जो अब शमशीर नगर के ताउन से MNA बन चुका था, पैरोल पर रिहा करके पुलिस अपनी हिफाजत पर गाँव ले आई थी। इसका बेटा एक वक्त में कुरान भी हिफज कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था। नज़र मोहम्मद की मौत पर नंबरदार अहमद दीन इस कुंबे का बाप बन गया। इसने नज़र मोहम्मद की दोनों बेटियां यूं ब्याही के शमशीर नगर और गिर्द गिर्द के मकीन अंगश्त बंदान रह गए। मुख्तलिफ मुआफियाँ डालकर हनीफ खान को 7 साल बाद रिहाई मिल गई। जेल के दरवाजे पर शमशीर नगर और दूसरे देहातों के सैकड़ों देहाती फूलों के हार लिए इसके मुंतजिर थे। इनमें से सबसे नुमाया चेहरा हाफिज आबिद खान का था, जो स्कूल के हॉस्टल से अपने बाप को लेने आया था। आंसुओं से तर दाढ़ी और डुबडुबाती आंखों से इसने अपनी दोनों बाहें आबिद खान के लिए खोल दी। बेटा सीने से लगा तो इसके सीने में दहकते अलाव पर जैसे बर्फ सी जम गई। माँ याद आ रही है अब्बा जी, आबिद खान ने फेरोज चचा की कार में अपने बाप के साथ पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। हनीफ खान ने डुबडुबाई आंखों से इसकी तरफ देखा और बच्चों की तरह सिसक पड़ा। अब्बा जी, आप क्यों रोते हैं? मैं हूं ना, आपका बेटा आबिद खान, मैं हूं ना, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा, आबिद खान ने भुर्राई आवाज में कहा। बस कर हनीफ खान, तेरा बेटा जवान हो गया है। वो एक गबरू बेटों के बाप नहीं रोया करते बुज़दिल। फेरोज का गला रंध गया था। धूप की नरम किरणें सुगरा की कब्र को थपथपाई दे रही थी जब दोनों बाप बेटा वहां पहुंचे। वफा की देवी की दुआ को उठे इनके हाथों पर इनकी आंखों से आंसू तवातर से टपक रहे थे, जैसे सावन भादू इनकी झड़ी लग गई हो। हनीफ खान ने दुआ के इख्तिताम पर अपने आंसुओं में भीगी हथेलियां चेहरे पर फेरी तो सारा चेहरा दमक उठा। इसके गुनाहों की सारी स्याही इन आंसुओं के साथ बह गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये नावल? मैं तो आखिर में रोने ही लग गया था। तो दोस्तों, और बहुत से प्यारे और बहुत से अच्छे नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।